जय हिंद दोस्तों। आज हम मौर्योत्तर काल के आगे वाले समय को पढ़ेंगे, जिसमें हम इसको जानने के लिए जो विदेशी सोर्स हैं, विदेशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इसकी चर्चा हमने प्रीवियस पार्ट में की थी कि किस तरह से हमारे देशी शासक अपने मौर्य के जाने के बाद यानी मौर्योत्तर काल में अपना कार्यभार संभाला और अपने शासन क्षेत्र को सुविकसित किया, जो संसाधन उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल थे। अब मौर्योत्तर काल के बाद वाले विदेशी शासक के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी शासक यानी क्या हुआ, हमारे यहाँ विदेशियों का भी, याद रखना है, हमारे यहाँ विदेशियों का ही यह आगमन हुआ था इन्हीं के पीरियड में, राइट है ना। अब ये समझना कि हाँ, यह है कि हिंद और यवन मैंने लिखा है। हिंद यवन का मतलब क्या है? हिंद यानी यूनानियों के साथ, यूनानियों का जो हिंद और यूनानियों का जो आक्रमण हुआ है हमारे यहाँ, यानी वहाँ से जो शासक हमारे पास है उसके बारे में समझेंगे। उसमें जो प्रमुख शासक है उसके हम नाम लिखे हैं, पहला डेमेट्रियस प्रथम और दूसरा मीनांडर। इन दो का नाम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे प्रश्न क्या बनेगा कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले पहले कौन थे? तो भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति का जो श्रेय जो जाता है, यानी पहला जो कौन था, तो वो डेमेट्रियस था। याद रखिए, डेमेट्रियस का नाम याद रखना है कि जो सबसे पहले भारतीय सीमा में जो कोई प्रवेश किया उसका नाम डेमेट्रियस है, याद रख लेना। इन्होंने ही भारतीय राजा की उपाधि धारण की। याद कीजिए, डेमेट्रियस को भारतीय राजा यानी भारतीय राजा की उपाधि अगर धारण करने वाला कोई है तो हिंद यूनानी शासक डेमेट्रियस, याद रखना। साथ ही यूनानी तथा खरोष्टी लिपि में, यानी उस समय याद रख लेना है कि दो लिपियां यूजुअली ब्राह्मी लिपि में थी, और याद रखना कि उस समय यूनानी और खरोष्टी लिपि में इनके यानी हिंद यूनानी के शासन के क्रम में जिस तरह से जो डेमेट्रियस आए, उन्होंने अपने शासन पीरियड में हिंद यूनानी में भी और खरोष्टी दोनों लिपियों में सिक्के चलवाए थे। तो याद रख लेना, प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि किसके शासनकाल में या किसके समय में यानी हिंद यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपि में सिक्के चलवाए गए थे। यानी सिक्कों पर जो कुछ भी उकेरा गया था वह यूनानी लिपि में और खरोष्टी लिपि में। जैसा कि आपको बताया था पहले, खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो इस तरह से इसको याद रख लेना है कि खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि में जो सिक्के चलाए गए वह हिंद यूनानियों के शासन के काल में। अच्छा, इसमें दूसरा नाम आता है मीनांडर का। दूसरा नाम आता है मीनांडर। डेमेट्रियस से ज़्यादा प्रश्न नहीं बन पाते हैं, लेकिन अब दूसरा नाम आता है मीनांडर का। मीनांडर के बारे में समझिए आप। मीनांडर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण कथा का घटनाएं भी है, इसके साथ जानिए क्या। सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक में सबसे पहला यानी प्रसिद्ध जो हुआ वह हुआ मीनांडर। क्या हुआ? मीनांडर। प्रसिद्ध होना और पहला होना दोनों अलग अलग चीज़ है। यह प्रसिद्ध सबसे होने वाले कौन थे? मीनांडर, हिंद यूनानी शासक में, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि मिलिंद किसे कहा गया है? तो मीनांडर को कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो बौद्ध साहित्य में कहा गया है। तो हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध होने वाला मीनांडर ही था। मिलिंद पन्हो, याद रखिए मिलिंद पन्हो। अच्छा, इसके बारे में मैं बताऊंगा मिलिंद पन्हो है क्या। मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। उनका एक वार्तालाप होता है, हॉट टॉक कहें एक तरह से, या वार्तालाप जो तथ्यात्मक वार्तालाप हुई थी, किसके साथ? मीनांडर के साथ। याद रखिए, नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका एक वार्तालाप हुआ किसके साथ? मीनांडर के साथ। मीनांडर कौन? हिंद यूनानी शासक मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ जो वार्तालाप हुई है उसका जो कलेक्शन है वह मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, या क्या कह सकते हैं इसको हम, मिलिंद पन्हो में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मीनांडर, हिंद यूनानी शासक मीनांडर के बीच जो है इस बौद्ध धर्म से संबंधित जो वार्तालाप हुई है उसके कलेक्शन को जो मिलिंद पन्हो के नाम से हम जानते हैं, इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, इनके समय में राजधानी शाकल जो कि बहुत प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। ऐसे हम यूजुअली उत्तर भारत में, यानी भारत के उत्तर पश्चिमोत्तर भाग में जो कांधार का इलाका है उस जगह हम इसको क्या नाम है, इसको शिक्षा की तक्षशिला, बहुत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन याद कीजिए, जो राजधानी बनाया उन्होंने शाकल, जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, तथा सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित करवाए थे। मीनांडर ने अपने शासन पीरियड में सिक्कों पर क्या करवाया था? धर्म चक्र को अंकित करवाना एक बहुत बड़ा स्टेप था। तो उन्होंने अपने शासन काल में सिक्के जो कॉइन थे उसके ऊपर धर्म चक्र अंकित करवाए थे। दूसरा, उन्होंने राजधानी शाकल बनाई थी, शाकल याद रखिए, और उसको जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया था। यानी शिक्षा व्यवस्था उस समय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो शाकल मीनांडर के समय में ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो हम कुल मिलाकर के दो बात तो समझ में आ गया। इतने सारे बातों से एक बात स्पष्ट हुआ कि
विदेशी शासक जो आए हमारे यहाँ हिंद और यूनानी, इनके शासन पीरियड में दो नाम आता है महत्वपूर्ण, एक डेमेट्रियस प्रथम, दूसरा मीनांडर। डेमेट्रियस में क्या हुआ कि भारत के सीमा में प्रवेश करने वाले वे पहले भारतीय बने, और दूसरा कि यूनानी और खरोष्टी लिपि में सिक्के जारी करवाए थे, राजा की, भारतीय राजा की उपाधि भी धारण की थी। अब बात चलती है मीनांडर की। मीनांडर बहुत सुप्रसिद्ध शासक हुए जिनके जिनको बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना गया है, मिलिंद कहा गया है। आखिरकार मिलिंद पन्हो उनके जो एक पुस्तक बनी, उसमें क्या था, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मीनांडर के बीच जो वार्तालाप हुई है उनका एक कलेक्शन है, उसको हम मिलिंद पन्हो में अंकित किए हुए हैं। इस तरह से मिलिंद पन्हो के बारे में प्रश्न पूछे तो इसके बारे में आप बता सकते हैं आसानी से। अच्छा, दूसरी बात, राजधानी शाकल बनाई थी जिन्होंने, वह जो कि शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना था, सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित करवाया था। तो कुल मिलाकर के इस दर से हम इतने सारे प्रश्नों को हम थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं मुद्दे को। अच्छा, पहला शासक जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए, मीनांडर वह पहला शासक हुआ जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए। मीनांडर वह पहला शासक हुआ जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए। अच्छा, इसके बारे में हम गुप्त काल में भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए सोने के सिक्के चलवाने वाले पहले शासक अगर हुए कोई हिंद यूनानी शासक में तो वह मीनांडर ही हुए। इससे पहले चांदी के सिक्कों के लिए जो द्रह्म शब्द युद्ध किया था, चांदी के सिक्के, याद कीजिए चांदी के जो सिक्के चलते थे पहले, उसके लिए द्रह्म, याद रखिए द्रह्म ये शब्द जो है वह यूनान से ही लिया गया है। अच्छा, एक बात और भी जानना है आपको कि हमारे भारतीय सभ्यता को यूनानियों ने बहुत कुछ दिया है, भारतीय सभ्यता को यूनानियों ने बहुत कुछ दिया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा इतनी सारी जानकारी अपने पास रखिए। अब आगे क्या है, हर्मियस यूक्रेटाइडस, हर्मियस यूक्रेटाइडस वंश का अंतिम शासक बना। जो पहला होता है और अंतिम होता है उसको जानना बहुत आवश्यक है। याद रखिए कि हर्मियस यूक्रेटाइडस को इस हिंद यूनानी वंश का जो विदेशी शासक आए हमारे यहाँ उसका अंतिम शासक समझा जाता था, जिसकी मृत्यु के पश्चात ही यवन यानी यूनानियों का एक अंत सा हो गया था। आपने देखा होगा कि किसी के चले जाने से उसके वंश में कोई और उत्तराधिकारी उतना सक्षम नहीं हो पाता है, जिस कारण से उसका संचालन नहीं हुआ। जिसने आप, जैसा कि आपने पीछे मगध में भी पढ़ा था कि मगध में बीरदत्त की हत्या के बाद जो है उसका धीरे धीरे ह्रास होने लगा, जिसको ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल। इसी तरह से यह अंतिम शासक कौन हुआ, हर्मियस यूक्रेटाइडस। हर्मियस यूक्रेटाइडस जो था यह हिंद यूनानी शासकों का अंतिम शासक था, जिसके जाने के बाद यूनानियों का पश्चिमोत्तर भारत से शासन समाप्त हो गया। यानी लगभग 300 बहुत काफ़ी दिनों तक शासन किया। यह पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर, चूँकि वही एक भाग था जहाँ से भारत में प्रवेश किया जा सकता था, तो उस भाग से शासन धीरे धीरे समाप्त हो गया था, याद कर जाइए। अच्छा, इसमें अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जो याद रखना है वह क्या याद रखना है कि यूनानियों की देन, यूनानियों ने हमारे भारत में आखिरकार शासन किया, ठीक है, तो कुछ दिया भी तो वह क्या क्या दिया उसके बारे में जानेंगे। पहला, सांचों से सिक्के का निर्माण करना। सांचा आप समझ रहे हो, एक फार्मा जिससे ईंट बनता है, ईंट गीली मिट्टी को उसमें दबा देते हैं फिर उसको पलट देते हैं, ईंट का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी तरह से सांचा से सिक्कों का निर्माण विधि यह यूनानियों की देन है। महत्वपूर्ण प्रश्न अब बन सकता है कि सिक्कों का निर्माण सांचों के माध्यम से होगा, ये किसकी देन है, तो यूनानियों की देन है। मुद्राओं पर राजा का नाम, अगर सिक्के हैं तो उस पर राजा का नाम अंकित होगा। आज हम गवर्नर का नाम देखते हैं या कुछ जो भारतीय राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में जानी जाती है उसके बारे में देखते हैं, तो मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र तथा तिथि तो आज भी आप देखें डेट लिखा होता है, यानी ईस्वी लिखा होता है कब बना है। मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन, ये सब अंकित तभी हो सकता था जब उसको किसी फ्रेम में डाल के ढालेंगे तभी। तो इस तरह से याद रखिए, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र अंकित करना, डेट अंकित करना, ये सब यूनानियों की देन थी। काल गणना, समय के काल कैलकुलेशन करना, संवत का प्रयोग यानी जो विक्रम संवत होता है, शक संवत है, इस तरह से इसका प्रयोग करना, सप्ताह के 7 दिन होते हैं इसके बारे में कैलकुलेशन करना। 12 राशियाँ हैं, मेष राशि, धनु राशि, वृषभ राशि आपने सुना होगा, मीन राशि, कन्या राशि, तुला, इस तरह से 12 राशियां हैं, कैलेंडर वर्ष आदि, इन तमाम चीज़ों की जानकारी यूनानियों ने भारतीयों को दिया है। तो इस तरह से याद रखें, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सांचों से सिक्कों का निर्माण करना, मुद्राओं पर राजा का नाम, तिथि और उनके जो क्या नाम है चित्र अंकित करने, काल गणना करना, संवत का प्रयोग करना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, राशियाँ 12 होती हैं, कैलेंडर वर्ष, इस तमाम चीज़ों की जानकारी यूनानियों की देन है। अच्छा, ज्योतिष कला का विकास, ज्योतिष भी एक तरह से एक मैथमेटिक्स ही है, इसका विकास यूनानियों के ही देन है। एक नवीन हेलेनिस्टिक कला का विकास, गांधार तो कला विकसित थी ही जो उत्तर भारत में थी, और वो यूनानियों ने जो आगे तो इससे जो बना उसका नाम हुआ हेलेनिस्टिक कला। याद रखिए, गांधार कला, मथुरा कला आपने सुना है, तो गांधार कला और जो यूनानियों के साथ सहयोग से जो एक नया कला विकसित हुआ उसका नाम हुआ हेलेनिस्टिक कला।
भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ। याद कीजिए, पर्दा मान लीजिए सिस्टम आपने देखा हुआ नाटक, रंगमंच में जो नाटक होती है उसमें पर्दा गिराने की व्यवस्था होती है, यह यूनानियों की देन है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि पर्दा प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। पर्दा आई मीन बड़े से छोटे के बीच पर्दा हो तो उसकी बात नहीं करें, यह नाटक रंगमंच में जो पर्दा की बात हो रही है उस पर्दा की शुरुआत यूनानियों की देन है। हेलेनिस्टिक कला का विकास यूनानियों की देन है। ज्योतिष कला का विकास यूनानियों की देन है। 7 दिन सप्ताह में 7 दिन, 12 राशियाँ, कैलेंडर वर्ष, शक संवत, इस तरह से कालगणना, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करना, सांचों से सिक्कों का निर्माण करना, कुल मिलाकर के इतनी तमाम जानकारी यूनानियों की देन है। अब जरा समझिए एक बार शक, इसके बाद कौन आता है शक। मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। शक कौन थे? सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे, यानी सीरिया के उत्तर भाग में निवास करने वाले लोग शक कहलाए। बेलन दर्रा से भारत आए थे। वे कहाँ से आए थे? प्रश्न बनता है कि शक कहाँ से भारत आए थे, तो बेलन दर्रा से आए थे। वह किधर अवस्थित थे? तो सीरिया के उत्तर भाग में अवस्थित थे, जिसे सीथियन कहा गया था। जिसे सीथियन, याद रखिएगा, जिसे सीथियन कहा गया था, सीथियन कहा गया है, याद रख लेना। सीथियन किसे कहा गया है? इस शक को। कौन? जो कि बेलन दर्रा से आए थे, वह कहाँ था? सीरिया के उत्तर भाग में। तो इस तरह से आप इतनी उम्मीद करता हूँ सारी बातें आप समझ गए होंगे। शक जो थे वह सीरिया के उत्तरी भाग में निवास करने वाले थे, जिसको बेलन दर्रा के नाम से भी जानते हैं। याद कर जाइए इसमें एक बात और भी कि भारत में शक को सीथियन के नाम से जाना गया है। भारत में शक को सीथियन के नाम से जाना गया है। अच्छा, शक को 5 भागों में विभाजित भी किया गया था। शक को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 5 भागों में। इससे मूलतः 3 प्रश्न बन सकते हैं। याद रखिए कि शक कहाँ के निवासी थे? सीरिया के निवासी थे। दूसरा, शक को भारत में किस नए नाम से जाना जाता था? तो सीथियन के नाम से जाना जाता था। तीसरा, शक को कितने भागों में विभक्त किया गया था? शक को बेसिक रूप से 5 भागों में विभक्त किया गया था। पहला, अफगानिस्तान। एक्चुअली शक अफगानिस्तान में बटे हुए थे। पंजाब, जो अभी पाकिस्तान के जो पंजाब है उसमें, वर्तमान भारत वाले नहीं। मथुरा, पश्चिमी भारत, ऊपरी दक्कन का क्षेत्र। याद कीजिए, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन, है ना। तो इस तरह से याद रखिए आप कि इन 5 भागों में शक विभाजित थे, यानी साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था इनको 5 भागों में बांट दिया गया था। उसका नाम याद कर जाना है, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत मतलब उत्तर पश्चिमी भारत, और ऊपरी दक्कन का क्षेत्र। तो इस तरह से याद रखें आप। अच्छा, इसमें जो जानेंगे क्या कि शक वंश में जो प्रमुख शासक कौन कौन हुए, जिनका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत बेहतरीन रहा है। पहला नाम आता है उसमें मोगा। याद रखिए, मोगा। मोगा एक शक वंश में एक प्रमुख शासक के रूप में आते हैं, जिन्होंने तक्षशिला, जो कि शिक्षा का केंद्र था, तक्षशिला का प्रमुख शासक के रूप में वह काउंट हुए थे। यानी उनके समय में सिक्का भी बहुत प्रचलन में आया था। याद कर जाइए कि मोगा जो कि एक प्रमुख शासक थे शक वंश की। पहली बार जान जाइए कि शक वंश के शासक कौन कौन हुए। पहला तो मोगा हुआ, दूसरा नहापान, तीसरा नाम आता रुद्रदामन प्रथम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। रुद्रदामन प्रथम जो कि सबसे महत्वपूर्ण। आप इस तरह से याद करते चलेंगे तो कुछ एक याद रहेगा। इसके बाद रुद्रदामन के बाद एक अंतिम शासक जो बना था शक वंश का, तो वह रुद्र सिंह बना था। इन तमाम लोगों के बारे में चर्चा हम क्रम से करेंगे। तो मोगा के बारे में हम बता रहे थे कि वह तक्षशिला का प्रमुख शासक था। वह तक्षशिला का प्रमुख शासक। यह हम मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे हैं, जिसलिए याद कीजिए कि शक वंश में जो मुख्य शासक हुए वह मोगा। याद रख लीजिएगा, मोगा जो कि तक्षशिला का प्रमुख शासक बना। दूसरा नहापान नाम आता है, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में शासक करते थे। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में शासन नहापान जो द्वितीय शासक के रूप में जाने जाते हैं। अब बारी आती है नहापान के बारे में। इसमें और भी जानना है कि सातवाहन वंश के जो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे, याद कीजिए सातवाहन वंश जब हमने पीछे पढ़ा है उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी से यह पराजित हुए थे। कौन? नहापान। नहापान कौन थे? शक वंश के शासक, जिसको हराया किसने था? याद रखिए, सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। अच्छा, इनके सिक्के पर उस राजा का संबोधन मिला, ध्यान दीजिए। अब इनके द्वारा यानी नहापान के समय में जो सिक्का प्रचलन में आया उस पर उसे राजा का संबोधन मिला था। यानी सिक्कों पर राजा का संबोधन किसको दिया गया? शक वंश के शासक नहापान को। क्रम से याद रखिएगा, बहुत आसानी से, बिना स्ट्रेस के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें माथे में इम्प्रिंट हो जाएंगी। चलिए, अच्छा, यह उपलब्ध कहाँ था? अजमेर से लेकर के नासिक तक। अजमेर, याद रखिए, अजमेर से नासिक तक, यानी
नहापान के समय में जो सिक्का प्रचलन में थे, उनकी उपलब्धता कहाँ कहाँ थी, तो अजमेर से नासिक तक अवेलेबल था। दूसरा, इनके सिक्कों पर उसे राजा की उपाधि दी गई थी। यह गौतमी पुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश के शासक थे उनसे हारे थे। यह नहपान महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में शासन किया करते थे। तो कुल मिला के नहपान से 4-5 पॉइंट हैं, जिनको आप याद कर जाएं तो बेहतर रहेगा। मोंगा जो तक्षशिला का प्रमुख शासक था। चलिए अब बारी आती है रुद्रदामन प्रथम, जो इस शक वंश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूएबल पोजीशन रखता है। उसमें याद रखिए, भारत में शकों का सुप्रसिद्ध राजा, याद रखिए भारत में शक वंश के जो सुप्रसिद्ध राजा के रूप में जाने जाते हैं कौन, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम को भारत में शक वंश के सबसे प्रमुख शासक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इनका राज्याधिकार क्षेत्र कौन सा था, इसको भी जानने की जरूरत है, कारण चूंकि सबसे प्रमुख थे। आखिरकार प्रमुख क्यों थे, तो उनके पीछे रीजन था कि उनका एक क्षेत्र जो है कोंकण का क्षेत्र, आपने महाराष्ट्र विदर्भ के बगल में कोंकण का क्षेत्र देखा होगा, आपने नर्मदा घाटी का क्षेत्र, मालवा, कोंकण का क्षेत्र, नर्मदा घाटी का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, कठियार और गुजरात का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इन सभी क्षेत्रों पर रुद्रदामन प्रथम का अधिकार था। अब आप समझ लीजिए कि रुद्रदामन प्रथम इन क्षेत्रों में अपना अधिकार किया करते थे, जो कि अपने खास महत्व के लिए जाने जाते थे। रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। सुदर्शन झील जिसकी चर्चा आपने पहले पढ़ी है कि रुद्रदामन के समय में ही सुदर्शन झील जो कि फिर से नया जीवन प्राप्त किया था, इसलिए उसको बोलते हैं जीर्णोद्धार करना, क्योंकि इसका निर्माण तो किसी और ने करवाया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो है वह सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मतलब फिर से उसको सफाई करवा के योग्य, पीने योग्य, सिंचाई योग्य बनवाया गया, उसका नाम क्या हुआ, सुदर्शन झील। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। ये तो दो बातें याद हो गई आपको। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। कौन थे रुद्रदामन प्रथम, जो शक वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। अच्छा, सुदर्शन झील की अगर बात करें तो उसका निर्माण जो है वह मौर्य काल में हुआ था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल की समाप्ति के बाद का जो पीरियड आया था उसको पढ़ रहे हैं। तो इसका निर्माण जो है सुदर्शन झील का मौर्य काल में हुआ था और उनका जीर्णोद्धार शक वंश के रुद्रदामन प्रथम के समय में हुआ, यानी रुद्रदामन प्रथम ही पहले शासक हुए जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाए। चलिए अब इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है कि वह संस्कृत का प्रेमी था। कौन, रुद्रदामन प्रथम। वो बहुत संस्कृत भाषा के प्रति उसका विशेष लगाव था और भाषा में प्रमुख भाषा संस्कृत के रूप में हम लोग जानते हैं। अब एक बार जान लीजिए, संस्कृत भाषा में एकमात्र अभिलेख जो है जूनागढ़ अभिलेख है, वह कंप्लीट रूप से पूर्ण रूपेण संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट है। नहीं, ध्यान दीजिए कि वह संस्कृत भाषा का प्रेमी था। संस्कृत का प्रेमी था कौन, रुद्रदामन प्रथम। ऑब्वियस है कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसी के बारे में बता रहे हैं कि वह संस्कृत भाषा का प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख, याद रखिए, उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में क्या मतलब हुआ, इसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख बना है, तो वह क्या नाम होगा, जूनागढ़ अभिलेख। वह किनके द्वारा, किनके शासनकाल में, तो रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम किस वंश से संबंधित हैं, तो वह शक वंश से संबंधित है। अच्छा, इनका काल क्या है, तो मौर्योत्तर काल है। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग पर स्ट्रेस नहीं देखते हुए क्रमशः अगर पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें याद हो गई। तो इस तरह से याद कीजिए आप। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि रुद्रदामन प्रथम, पहली बात तो शक के जो 5 भाग थे और शासक जो है मोंगा, दूसरी बात नहापान, तीसरा रुद्रदामन प्रथम और जो अंतिम है वह रुद्र सिंह है। चलिए अब इसके बारे में कुछ जानकारी हमने प्राप्त किया। मोंगा जो कि तक्षशिला का जो प्रमुख शासक बने, नहापान महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाया, सातवाहन वंश के जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे उनसे इनका पराजय हुआ। अगला, उनके सिक्के पर उन्हें राजा की उपाधि मिली थी। अच्छा, दूसरा एक और बात की इसकी उपलब्धता कहाँ है, तो वह नासिक, अजमेर से लेकर के नासिक तक उपलब्ध है। तो इतनी सारी जानकारी इन दोनों के बारे में। अब बारी आती जो कि महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन प्रथम थे, उनके बारे में। यह सुप्रसिद्ध शासक के रूप में जाने जाते, पहली बात। दूसरा, इनका क्षेत्र कोंकण, नर्मदा घाटी, विदर्भ का जो इलाका है, काठियार और गुजरात, नर्मदा घाटी, इस तरह से मालवा का पट्टा, इस तरह से यहाँ पे इनका शासन था। रुद्रदामन ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, जबकि इसका निर्माण मौर्य काल में ही हुआ था। वह संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, जिसके कारण से उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया था। इस तरह से इतनी सारी जानकारी रुद्रदामन प्रथम से आप रख सकते हैं। चलते हैं, अब बारी आती है इस वंश के अंतिम शासक की। वह कौन थे, रुद्र सिंह। याद रखिए, इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय। याद रखिए, रुद्र सिंह तृतीय। मैं उस समय से रुद्र सिंह कह रहा था ताकि आपके नाम याद हो जाएं
और इसमें याद रखिए तो रुद्र सिंह तृतीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य, एक प्रश्न यहाँ भी बन सकता है, अभी हम गुप्त शासक के बारे में पढ़ेंगे आगे भी। तो यहाँ क्या है, गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, विक्रमादित्य ने उसे पराजित किया था। यानी आप याद कर जाइए कि शक वंश के जो अंतिम शासक हुए रुद्र सिंह तृतीय को हराया किसने था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा हार हुआ था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे, वह गुप्त काल से संबंधित थे। हम इन बातों की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब हम गुप्त काल को पढ़ेंगे। ने उसने पराजित किया, पश्चिमी क्षेत्रों पर ध्यान, पश्चिमी क्षत्रपों के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मैंने पहले भी बताया था, उस समय शासन को अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक ही तरीका था कि आपके क्षेत्र पर अधिकार जमाना और वहाँ पर जीत हासिल करना और उसके बाद उनके क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लेना। ठीक उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, वह शकों के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके उन क्षेत्रों को, उनके साम्राज्य को अपने में मिला लिया था। अब बारी आती है शक के बाद पहलव वंश की, जिसको हम पार्थियन के नाम से भी जानते हैं। पहलव, याद रखिए पहलव वंश, जिसको हम पार्थियन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। पहलव और पार्थियन, याद रखिए हम पढ़े विदेशी शासकों के बारे में, तो इस तरह से याद रख लेना है आपको कि पहलव वंश और पार्थियन, इनका मूल निवास स्थान अगर देखा जाए तो वह ईरान में पड़ता है। ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान है वर्तमान में, आप समझ रहे हैं, तो इसका मूल स्थान, निवास स्थान जो है वह क्या है, पहलव वंश का जो मूल स्थान ईरान है। भारत में इसके जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जानेंगे, अगर कोई पूछे कि इसके संस्थापक भारत में कौन है, इसका मतलब मिथ्रेडेटस प्रथम का नाम आपको लिखना है। क्या नाम लिखना है, मिथ्रेडेटस प्रथम। मिथ्रेडेटस प्रथम, मिथ्रेडेटस प्रथम यह वास्तविक संस्थापक है, कहाँ, भारत में। तो प्रश्न बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। पहलव वंश कहाँ से संबंधित थे, विदेशी से पता है, लेकिन कहाँ से थे, तो ईरान से थे। चलिए, इनका निवास स्थान ईरान था। इसके संस्थापक में वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो मिथ्रेडेटस प्रथम। क्यों, क्योंकि वास्तविक इसलिए बोलते हैं कि इनके शासनकाल में, इनके टाइम पीरियड में विस्तार अधिक हुआ होगा, जो मूलभूत कमियां रही उनको सॉर्ट आउट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। मिथ्रेडेटस प्रथम, याद रखिए मिथ्रेडेटस प्रथम को वास्तविक संस्थापक भारत में समझा जाता है, किस वंश का, पहलव वंश का। अच्छा, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, अब संस्थापक होना अलग कंसेप्ट है और सर्वाधिक शक्तिशाली होना अलग कंसेप्ट है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली जो है गोंडोफर्निज, याद रखिए गोंडोफर्निज जो थे वह क्या थे, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, जो सबसे अधिक पावरफुल शासक हुए गोंडोफर्निज। याद रखिए खरोष्ठी लिपि में, अब मैंने बताया था खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कौन हुआ, गोंडोफर्निज, याद रखना है। पूछा जाए कि सबसे इस पहलव वंश में सबसे पावरफुल शासक कौन हुए, गोंडोफर्निस। किसी न किसी शासक को खास उपाधि दी जाती है तो वह सबसे शक्तिशाली जाना गया। अच्छा, इसमें जो क्या था, इस वंश में खरोष्ठी लिपि में तख्ते वही अभिलेख लिखी गई थी। तख्ते वही अभिलेख, अगर प्रश्न पूछा जाए तख्ते वही अभिलेख किस भाषा, किस लिपि में लिखी गई है, किस लिपि में लिखी गई है, तो है खरोष्ठी। अच्छा, खरोष्ठी के बारे में बता भी दिया था मैंने पहले कि वो दाईं तरफ से शुरू होती है, बाईं तरफ की ओर आती है। तख्ते वही अभिलेख जो है वह किस लिपि में लिखी गई हैं, खरोष्ठी लिपि में, जिसे गुदुभर कहा गया, जिसे क्या कहा गया है, गुदुभर कहा गया है। याद रखिएगा, फारसी में उसका नाम बिंदफर्ण है, फारसी में उसका नाम क्या है, बिंदफर्ण, जिसका अर्थ होता है यश विजयी, यानी यश कमाने वाला। यश का मतलब क्या होता है, क्रेडिट जिसको मिलता है। जैसे मान लिया आपने कोई काम किया, आपको लोगों ने आपके कामों को सराहा, आपके कामों का गुणगान किया, तो उसको बोलते हैं हम लोग यश। क्या बोलते हैं, यश। अच्छा, यश को विजय प्राप्त करना, यश पर विजय हासिल करना, उसको बिंदफर्ण कहा गया। यह एक फारसी नाम है, किसका, गुदुभर का, याद रख लेना है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा मन में बैठाइए कि इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट है ना। तो हम अभी पहलव वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसको पार्थियन के नाम से जानते हैं। अब बारी आती है कुषाण वंश की, अब बारी आती है कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कुषाण वंश, इसका जो मूल निवास स्थान अगर देखा जाए तो वो चीनी सीमा प्रांत में, चीनी के यानी जो हमारा जो बॉर्डर है चीन वाला, उधर चीनी तुर्किस्तान, याद रखिएगा चीनी तुर्किस्तान था। इसका जो कुषाण वंश की जो अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो वह चीनी तुर्किस्तान को समझते हैं। यह चीन की सीमा, भारत चीन सीमा से सटे हुए चीनी तुर्किस्तान वहाँ पे है। इसका प्रमुख शासक कौन हुआ, अब इसमें आप याद रखिए, जिस तरह से हमने इसमें बताया था आपको कि पहलव वंश में कि मूल निवास स्थान ईरान था, वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था, जो सबसे शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निज थे,
और खरोष्टी लिपि में तख्ते वही लिखी गई थी, उसे जिसे गुदबहर कहा गया, गुदबहर कहा गया, जिसका अर्थ होता है बिंद फट, फारसी में उसका नाम क्या था, बिंद फट, जिसका मतलब होता है यश विजयी। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा किया है, ठीक उसी तरह कुषाण के बारे में भी हम याद कर लेते हैं कि मूल निवास स्थान चीनी तुर्किस्तान था। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, उनका जो अगर कहा जाए कुषाणी लोग, वह मूल रूप से चीनी तुर्किस्तान से आए थे। इसके जो प्रमुख शासक हुए, उन प्रमुख शासक में कुजुल काडफिस का नाम आता है, दूसरा भीम काडफिस का नाम आता है, और तीसरा कनिष्क का नाम आता है। तो आप याद रख लीजिए कुजुल काडफिस। इसके बारे में क्या जानकारी है? कुजुल काडफिस, भीम काडफिस और कनिष्क भारत में संस्थापक। अगर भारत में कुषाण वंश के संस्थापक को और जानते हैं तो वह कौन है? कुजुल काडफिस। जिससे भारत में संस्थापक कौन थे? मिथ्रेटस प्रथम। ठीक उसी तरह भारत में कुषाण संस्थापक कौन थे? कुजुल काडफिस। रोमन सिक्कों का नकल कर, रोमन यूनानियों ने जो सिक्के जारी किए थे, उन सिक्कों का नकल कर तांबे के सिक्के चलाए। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि किन्होंने कि रोम के सिक्कों का कॉपी किया था, नकल करके तांबे के सिक्के चलाए थे, तो वह कुजुल काडफिस। वह किस वंश से संबंधित थे? तो कुषाण वंश से संबंधित थे। चलिए भीम काडफिस के बारे में कुछ बात करते हैं। भीम काडफिस कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक। फिर से याद कीजिए कि कुषाण वंश की स्थापना तो कर दिया कुजुल काडफिस ने, लेकिन इसको शक्तिशाली बनाने का श्रेय किसको जाता है? भीम काडफिस को जाता है। सोने के सिक्के चलवाने में पहला स्थान इसी का नाम आता है। यूनानी तथा खरोष्टी लिपि में उन पर सिक्कों पर जो उकेरा गया था, वह यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपि का प्रयोग किया गया था। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कि यह शैव मतानुयायी थे। शैव मतानुयायी मतलब क्या? शिव के रूप को समझने वाले, शिव को आधार मान के भगवान शिव को पूजने वाले, आराध्य करने वाले शैव मतानुयायी थे, जिनको महेश्वर की उपाधि दी गई थी। भगवान शिव का ही नाम महेश्वर भी है, इसलिए इन्हें महेश्वर की भी उपाधि दी गई है। सिक्कों पर, यानी जो सिक्के इनके समय जो जारी हुए सोने के सिक्के, उन पे शिव की मूर्ति, नंदी की मूर्ति, त्रिशूल की आकृति, इस तरह से उस पर शिव की, नंदी की, त्रिशूल की आकृतियां बनी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि यह शैव मतानुयायी थे, जिसका ही परिणाम था कि वह महेश्वर की उपाधि भी हासिल किए, और इनके समय में जो सिक्के जारी किए उस पर शिव की मूर्ति, नंदी की मूर्ति और त्रिशूल की आकृतियां भी बनी हुई प्रतीत होती हैं। अच्छा, एक बात और भी समझना है कि भीम काडफिस को कुछ और भी उपाधियां दी गई थी। आप याद कर जाइए, महाराज की उपाधि दी गई थी, महाराज, है ना। क्योंकि यह जो उपाधियां हैं वह यूजुअली नहीं दी जाती है सबको, कुछ खास महत्व के होते हैं या उनके द्वारा जो ऐसी कोई कृति की गई होती है तभी उसको दी जाती है। तो उनको महाराज की उपाधि दी गई थी, राजाधिराज की उपाधि दी गई थी, महेश्वर की उपाधि दी गई थी, सर्वलोकेश्वर मतलब सर्वव्यापी जिसको बोलते हैं, यानी इसको भीम काडफिस को इन उपनामों से भी जाना जाता था। इनको ये सारी उपाधियां भी दी गई थी। तो कुल मिलाकर के आप इतनी सारी जानकारी आप रख लिए होंगे।